मैं डॉक्टर मोहम्मद असरार इजहारी। हम लोग बात कर रहे हैं इमर्जेंस ऑफ न्यू वायरल स्ट्रेन्स पे। पिछले वीडियो में मैं तीन न्यूली इमर्जिंग वायरल स्ट्रेन्स के बारे में डिस्कस किया था, सार्स कोवी 1, मर्स एंड सार्स कोवी 2। आज हम सार्स कोवी 2 के स्ट्रक्चर्स को समझेंगे और इसको हम एक एनिमेटेड वीडियो के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ। सो आइए देखते हैं। ये है सार्स कोवी 2 वायरस का स्ट्रक्चर। आप इसको खोल कर देखेंगे तो सारी चीजें आपको वन बाय वन समझ में आएगी। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि वायरस लिविंग नहीं होता है, ये एक नॉन लिविंग एंटिटी है। ये इन्वायरमेंट के अंदर जब तक रहेगा ये नॉन लिविंग की तरह होगा। ये जिंदा नहीं होता है, इसलिए आप इसको मार नहीं सकते हैं। प्रिसाइजली इसको आप इनएक्टिवेट करते हैं, क्योंकि जब ये आपके सेल के अंदर, आपके बॉडी के अंदर आता है, तब ये मल्टीप्लाई करता है और ये एक्टिव होता है। इस वायरस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका जेनेटिक मटेरियल। कुछ वायरसेस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो डीएनए होते हैं, उसको हम डीएनए वायरसेस कहते हैं। और कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, उसको हम आरएनए वायरसेस कहते हैं। सार्स कोवी 2 जो हमारा है ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल रखता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ये एक स्क्रिप्ट है कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि इस वायरस का बिहेवियर कैसा होगा, इसके स्ट्रक्चर्स के शेप साइज ये कैसे होंगे, कॉन्फ़िगरेशन कैसे होंगे। इस जेनेटिक मटेरियल के ऊपर आप एक कवर देख रहे हैं जो कि एक प्रोटीन है, जिसको हम कैप्सिड प्रोटीन कहते हैं। इसका काम यह है कि ये जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है और कैमोफ्लाज करके इम्यून सिस्टम से बचाता है। उसके बाद इसके बाहर एक ग्रीन कलर की आप एक चादर देख रहे हैं। इस चादर को हम बोलते हैं एनवेलप। कुछ वायरसेस के अंदर इन्वेलप होते हैं और कुछ वायरसेस के अंदर इन्वेलप नहीं होते हैं। जिनके अंदर इन्वेलप नहीं होते हैं उसे हम नेकेड वायरसेस कहते हैं। सार्स कोवी 2 के पास इन्वेलप है। और इस इन्वेलप, ये जो इन्वेलप है, ये दो तरह की चीजों से बने हुए होते हैं। एक प्रोटीन जो कि वायरस का खुद का होता है, और एक लिपिड, बाइलिपिड मेम्ब्रेन होता है, जो कि वायरस का खुद का नहीं होता है। जब ये हमारे सेल में इंफेक्ट करता है और वहां से ये निकल रहा होता है, तो एक चादर की शक्ल में इसको रैप अराउंड करके वहां से निकलता है। अब इस इन्वेलप के ऊपर आप देखेंगे तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें नग की तरह जड़ी हुई हैं। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन, जो कि स्पाइक प्रोटीन है, कांटा की तरह होता है। और ये स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन एक चाबी का काम करता है, जो कि हम वायरस हमारे सेल के पास आता है तो वो हमारे सेल पे लगे हुए ताले के अंदर ताले को खोलकर और वायरस को एंटर कराने में मदद करता है। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है तो इसको जरा हम डिटेल में समझते हैं। ये जो है लोअर पोर्शन, इसको हम लोग S2 पोर्शन बोलते हैं, और जो ये बाहर वाला भाग है जिसको हम लोग S1 पोर्शन बोलते हैं। अब ये S1 पोर्शन को, इस चाबी को जरा हम डिटेल में समझते हैं जूम इन करके। तो अगर इसको आप जूम इन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसको समझने के लिए मैंने एक जनरल चाबी लिया है, और इस चाबी का पूरा बॉडी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है, सिर्फ इसका दांत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक उसी तरह से ये जो चाबी है, इसके जो ये दांत है जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। और ये दांत जो है हमारे सेल के ऊपर लगे हुए लॉक में जाकर फिट होता है, और ये उसको खोलता है और वायरस को इंटर करने में मदद करता है। ये जो RBD पोर्शन है, ये इसके अंदर अगर कोई भी चेंज आएगा तो वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाएगी, या इसकी ये ज्यादा खतरनाक हो जाएगा या कम खतरनाक होगा। ये इसमें चेंज होने पे डिपेंड करता है। ये चेंज इसलिए होता है कि इसके स्क्रिप्ट में अगर कोई चेंज आया तो यहाँ पे ये चेंज होगा, और इसके स्क्रिप्ट में चेंज होने को हम म्यूटेशन बोलते हैं, जिसको हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम वैक्सीन लेते हैं, इम्यूनाइज होते हैं, तो हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनता है, और वो एंटीबॉडीज इन्हीं चाबी पे, इसी RBD पे बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से ये चाबी अब अवेलेबल नहीं होता है ताला को खोलने के लिए, और वायरस हमारे सेल के अंदर इंटर नहीं होता है। इसलिए वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है। यही आपके पास रास्ता है इस वायरस को आपके सेल के अंदर एंट्री करने से रोकने के लिए। दूसरी चीज, हम इसको इनएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं? इस वायरस के इन्वेलप को अगर हम डैमेज कर दें
तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, बिकॉज ये सारे जो स्पाइक्स हैं इन्हीं इन्वेलप पे प्रेजेंट है। इसको इनएक्टिवेट करने का तरीका है कि हम सैनिटाइजर यूज करें, चाहे 70% इथेनॉल, 70% इथाइल अल्कोहल, और द बेस्ट एंटीसेप्टिक इज सोप एंड वाटर। तो जब हम बार बार साबुन से हाथ धोते हैं या सरफेस को डिसइंफेक्ट करते हैं, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये डिसोल्व हो जाता है, और डिसोल्व होने की वजह से वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकता है। बहुत सारे लोग हमारे में से ऐसे हैं जो बहुत लार्ज स्केल पे भ्रांति फैला रहे हैं कि ये आप वजू करिए, 5 टाइम नाक में पानी डालिए, आप हाथ धोइए, तो उस पानी से ये वायरस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मैं आपको इसको अच्छे से समझाना चाहता हूं कि ये जो लिपिड है ये एक चर्बी की तरह की चीज है जिसको आप पानी से डिसोल्व नहीं कर सकते हैं। अगर इसको डिसोल्व करना चाहते हैं तो आपको सैनिटाइजर एंड सोप एंड वाटर यूज करना ही पड़ेगा। तो जो लोग ये बता रहे हैं भाई वजू जो है ये आपके गुनाहों को झाड़ने के लिए है, ये करके इबादत में जाने के लिए है, ये कोरोना वायरस को मारने के लिए नहीं होता है वजू, और वजू के पानी से इसका कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ऐसा ना हो कि वजू करके गुनाह जो वजू करने से झड़ता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप पे चढ़ जाए। इसलिए प्लीज आप ये भ्रांति ना फैलाएं, ये इस इंफॉर्मेशन नहीं फैलाएं। दूसरी बात, आप यहाँ देखे हैं स्ट्रक्चर में कि इसके अंदर एक अराइबो न्यूक्लिक एसिड है जो एक केमिकल है, और ये एक प्रोटीन है जो इसके ऊपर जड़े हुए हैं और लिपिड है। यहाँ पे तो कहीं ना मुंह है और न ही इसके पास आंख है, न ही इसके पास कान है। तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि इसको खीर खिलाते हैं और कहते हैं कि गो कोरोना गो, थाली पीटते हैं, लाइट जलाते हैं। तो क्या ये कैसे आपकी लाइट को समझ सकता है? इसलिए ये सारी भ्रांति को फैलाने से बंद करिए, रोकिए, नेग्लिजेंट मत बनिए, अदरवाइज यू हैव टू सफर अ लॉट, जो हम देख रहे हैं ह्यूमन सफरिंग। तो ये नेग्लिजेंट बनना ये अच्छी बात नहीं है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से ये जो है हमारे बॉडी के अंदर आता है और हमारे लॉक को खोल के सेल्स के अंदर आता है। जब एक पेशेंट जो कोरोना वायरस का है वो स्नीज करता है या कफ करता है, तो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स उसके नाक से जनरेट होते हैं, और एक ड्रॉपलेट्स में लाखों की संख्या में वायरसेस होते हैं। और जब वो मास्क नहीं पहनेगा या स्नीज करेगा ओपन में, तो जो हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में है और उसने भी मास्क नहीं पहना हुआ है, तो ये ड्रॉपलेट्स उसके नाक के जरिए ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर करेगा और वहां जाके वो लॉक खोलेगा। तो आप गलती ये करते हैं कि आप एक एक गैर जानदार जो वायरस है, इनएक्टिव वायरस है, उसको आप मौका देते हैं, मास्क नहीं पहन के ठुड्डी पे मास्क लगाते हैं, और जब वो आपके अंदर आता है, आपको डैमेज करता है, डिजीज कॉज करता है, तो आप चिल्लाना शुरू करते हैं। ये जरूरी है कि आप मास्क लगाइए और वायरस आपके अंदर जाए ही नहीं। जब ये बाहर रहेगा तो ये पड़ा पड़ा इनएक्टिवेट हो जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल ये 18 घंटे में किसी सरफेस पे इनएक्टिव हो जाता है, किसी पे 7 आवर्स पे इनएक्टिव हो जाता है। तो आप इसको एंट्री नहीं दीजिए, दैट इज योर बिजनेस। आप इसको रोकिए यहाँ पे सबसे पहले, नहीं तो ये एक बार अंदर आ गया तो ये सेल्स के साथ क्या करेगा वो हम देखते हैं। ये है हमारा सेल, और हमारे सेल पे 3 इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वायरस को मदद करता है इसके एंट्री में। पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिसेप्टर, जिसको हम ताले की शक्ल में आपसे बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग एस 2 प्रोटीन बोलते हैं। दूसरी है फ्यूजन प्रोटीन, जो हेल्प करता है इस वायरस को हमारे सेल के साथ फ्यूज करने में। और तीसरी चीज ये है जो प्रोटीज इंजाइम TMPRSS2, ये क्या करता है, इस स्पाइक को कट करता है। इसको कट करने की वजह से ये जो S2 पोर्शन है ये इसके कांटेक्ट में आके और वायरस को फ्यूज कराता है। तो आप यहाँ तीनों चीज को देखेंगे, और S2 प्रोटीन आप कहेंगे फिर हमने क्या वायरस के लिए ये बना के रखा था S2 प्रोटीन, जो वायरस आए और इस ताला को खोले और हमको बर्बाद करे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं। ये S2 हमारे सेल के ऊपर इसलिए है कि जब कभी ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो उस ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है, और डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल्ड स्टेट में रखता है। तो ये हमारे काम की चीज है, लेकिन वायरस क्लेवर है, ये अपने चाबी से इसको ट्राई करता है, अगर ये फिट हो गया तो इसके थ्रू ये अंदर आता है।
अब सबसे पहले इवेंट इसको जो है ये अटैच होगा। ये कैसे अटैच होगा? जो S1 पोर्शन है उसका जो RBD है इसके साथ अटैच करेगा और इसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। जब ये रिकॉग्नाइज हो जाए कि हाँ ये ताला चाबी में फिट हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, ये जो प्रोटीन है ये यहाँ से इसको कट कर देगा। कट करने के बाद ये S2 हट जाएगा और ये जो फ्यूजन जो S2 पोर्शन है ये इस फ्यूजन प्रोटीन के साथ आके अटैच करेगा और उसके बाद फिर फ्यूजन प्रोटीन जोर से इसको खींचेगा। खींचने की वजह से इसकी चादर और वायरस की चादर दोनों फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूज करने के बाद एक छेद, एक पोर क्रिएट होगा और उस पोर के जरिए ये अपना RNA सेल के अंदर डाल देंगे और बाकी सारी चीजें बाहर रह जाएगी। यहाँ पे एक बात ये बताऊंगा कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये TMPRSS2 का। यही इसको कट करता है जिसकी वजह से ये S2 फ्यूजन प्रोटीन के साथ अटैच होता है और एंट्री में हेल्प करता है। तो हम जो दवा टेस्ट कर रहे हैं वो इसको ब्लॉक, इसकी एक्टिविटीज को ब्लॉक करने के लिए कैमोस्टेट मेडिसिन को अंडर ट्रायल देखा जा रहा है उसकी एक्टिविटीज को, ताकि इसको ब्लॉक कर दे तो ये फ्यूजन नहीं होगा और सेल एंट्री नहीं करेगा। एक और तरीका है उसको मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो ये देखिए कैसे अटैच होकर डिलीवर कर रहा है RNA। तो यहाँ पे RNA की डिलीवरी हो गई और बाकी सारी चीज यहीं रह गई। एक दूसरा तरीका है RNA को डिलीवर करने का, उसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस, जिसमें क्या होता है कि ये पूरे वायरस को सेल के अंदर एक बैग में ले लिया जाता है और उसके बाद एक दूसरा बैग है जो एंजाइम से भरा हुआ है, वो आकर के उस बैग में, इस बैग में अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या होता है कि ये पीएच को डिक्रीज करते हैं और डिक्रीज्ड पीएच पे इस पूरे को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इसके वायरस के, और RNA रिलीज हो जाता है। आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम सुना होगा। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का फंक्शन यह है कि ये पीएच को डिक्रीज नहीं होने देता है, इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, RNA की रिलीज नहीं होती है। तो यहाँ पे ये मेडिसिन काम करता है। एंट्री पे 2 मेडिसिन आपको मैंने बता दिया। उसके बाद जब ये RNA आपके सेल के अंदर आ गया, तो सेल के अंदर आने के बाद ये इस RNA के अंदर सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कि नया वायरस में कैसा प्रोटीन होगा, कैसा स्पाइक होगा, कैसा कांटा होगा, जो होगा ये RNA आकर के हमारे होस्ट सेल मशीनरी को हाईजेक करेगा और 2 काम करेगा। तो इसको देखते हैं पहले। हमारे सेल के पास होस्ट सेल मशीनरीज होते हैं जिसका मेन पार्ट है राइबोसोम। ये क्या करते हैं, हमारे RNA में लिखे हुए इंफॉर्मेशन को पढ़ के हमारे यूज के प्रोटीन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं। लेकिन गलती से ये RNA जो वायरल RNA है, इसको ये राइबोसोम अपना RNA डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद इसको अपने RNA की तरह से अंदर लाते हैं, इसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं और इसकी एक कॉपी बना देते हैं बहुत सारी, और दूसरी जो इसमें लिखे हुए इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से बहुत सारे वायरल प्रोटीन्स बना देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये प्रोटीन्स और ये जो कॉपी है ये असेंबल होकर नया वायरस बन जाते हैं और वो सारे वायरसेस रिलीज होते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बहुत सुना होगा। ये रेमडेसिविर का क्या काम है, वो यहीं पे काम करता है। एक एंजाइम है जिसको पॉलीमरेज एंजाइम बोलते हैं, वो इस RNA की कॉपी करता है, स्ट्रेच बनाता है। तो आप देखिए RNA बनता जा रहा है, नया कॉपी बनता जा रहा है। उसी वक्त क्या होता है कि RNA को बनाने के लिए छोटे छोटे ब्लॉक्स को जोड़ के एक लंबा सा स्ट्रैंड बनाया जाता है। अब उसी वक्त जब ये बन रहा होता है RNA, तो ये रेमडेसिविर एक ब्लॉक की तरह काम करता है और वो आके चिपक जाता है। इस एंजाइम को ये नहीं पता चलता है, इसको लगता है कि वो ब्लॉक है लेकिन ये दवा होती है। तो ये ब्लॉक पहली बार चिपक गया और इस दवा से अब दूसरी ब्लॉक नहीं चिपक सकता है। नतीजा ये है कि ये RNA का फॉर्मेशन होना यहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। इस तरह से ये रेमडेसिविर मेडिसिन काम करता है। तो रेमडेसिविर एक्चुअली इस रेप्लिकेशन को चेक करता है, इसकी कॉपी नहीं बनने देता है। तो ये आपने 3 दवाइयां देखी, 2 तो एंट्री लेवल पे स्टॉप करने की कोशिश की जा रही और एक इसके रेप्लिकेशन लेवल पे कोशिश स्टॉप करने की कोशिश की जा रही। अब हम क्या कर रहे हैं, सारे ह्यू एंड क्राई, रेमडेसिविर, लाइक हाइड्रोक्लोरोक्विन, इन सब पे हम हंगामा कर रहे हैं। लेकिन हम इससे बेहतर क्यों नहीं हम इसको मास्क पहन के और वैक्सीन लेके इसकी एंट्री को ही बॉडी में रोकें।
वहीं पे रोक दे इसको ताकि ये एंटर ही नहीं करे। अब हम इन तमाम चीजों पे बहुत हंगामा कर रहे हैं, जो कि एक बार वायरस आपके बॉडी के अंदर आ गया तो ये म्यूटेशन इसका होना है, और दुनिया का कोई साइंटिस्ट म्यूटेशन प्रोसेस को नहीं रोक सकते हैं। जितनी बार कॉपी बनेगी हर बार एरर होगा, दैट एरर इज द रीजन फॉर द म्यूटेशन। तो आप इसको रोक ही नहीं सकते। इसके ऊपर हम बहुत हल्ला करते हैं, म्यूटेशन हो रहा है, नए वेरिएंट्स आ गए, पुराने वेरिएंट्स आ गए, मैं इसको अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन इसकी जरूरत एक आम आदमी को नहीं है। उसकी पहली जिम्मेदारी है कि जो क्राइटेरिया लेट डाउन बाय द गवर्नमेंट है उसको फॉलो करे, मास्क लगाए, सैनिटाइज करे, और जल्द से जल्द वैक्सीन ले। किसी भ्रांति में ना रहे, वैक्सीन बिल्कुल काम करता है, किसी की बात नहीं सुने, वैक्सीन ले ताकि वो आरबीडी को ब्लॉक करे और वायरस कम से कम आपके अंदर आए। खुदा ना खास्ता 2-4 वायरस आ गए तो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको अटैक करके क्लियर करने के लिए, उसकी चिंता नहीं करनी, रादर इन दवाइयों और इन सब चीजों पे पड़ना है। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो एक कॉपी ऑफ आरएनए है, ये प्रोटीन इस पे जड़ दिए जाएंगे और एक नया वायरस बन जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं असेंबली। यहाँ पे ये वायरस असेंबल हो गया, ये नया पार्टिकल बन गया। अब मैं आपको यहाँ एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस वायरस के ये प्रोटीन अपने हैं, न्यूक्लिक एसिड इनके अपने कॉपी बने हैं, लेकिन इसके पास ये चादर नहीं है जो मैंने आपको बोला था, जब ये सेल से रिलीज हो रहा होगा इन्फेक्शन करके, डैमेज करके, वहां ये रैप अराउंड कर लेगा और उसके बाद ये नया वायरल इन्फेक्शियस वायरस पार्टिकल बन जाएगा, जो जाके दूसरे कई सेल्स को फिर से ये साइकिल रिपीट करेगा। आप यहाँ ये देखिए कि आपके सेल को इन्फेक्ट किया और बहुत सारे वायरस रिलीज हो गए जो कि एक्टिव है, इन्फेक्टिव है, और ये जाकर के लाखों दूसरे सेल्स को ये इन्फेक्ट करेगा और डैमेज करेगा, जैसे इसको किया है। इसके वजह से क्या हो गया, आपके लंग्स के जो सेल्स होंगे वो डैमेज हो जाएंगे और फिर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होंगे, निमोनिया होंगे और ये सारी परेशानियां होने लगेंगी। फिर आप ऑक्सीजन सिलेंडर को ढोना शुरू कर देंगे, उसके लिए दौड़ेंगे, फिर आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड के पीछे पड़ेंगे, उसके लिए दौड़ेंगे, रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए दौड़ेंगे, और इन सारी चीजों के बारे में दौड़ेंगे और सारी परेशानियों का सामना करेंगे। ये सारी चीजें देखिए कितनी बाद की चीजें हैं। अगर इन तमाम चीजों से आप बचना चाहते हैं तो डोंट बी नेग्लिजेंट। एट फर्स्ट प्लेस स्टॉप बाय यूजिंग मास्क। आप ठुड्डी में मास्क मत लगाइए, मास्क आप नाक और मुंह को कवर करिए, प्रॉपरली डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, और उसके बाद वैक्सीन लीजिए, ताकि ये वायरस ना आपके अंदर आएगा और न इन सारी चीजों की जरूरत होगी, और नहीं आपको ये पूरा सिलेंडर लेके दौड़ना। ये सब आप कर सकते हैं जब आप मुसीबत में पड़ते हैं तो, लेकिन पहले बताया जा रहा है तो आप तरह तरह की भ्रांतियां फैलाते हैं और उसमें आप रहते हैं और नेगली। तो फ्रॉम नेग्लिजेंट टू फियर, दिस इज योर जर्नी। अगर आप नेग्लिजेंट नहीं होंगे तो फियर नहीं होगा। दैट्स ऑल आई वांट टू से। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्पिलओवर मैकेनिज्म को। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।